बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजू और मेरे साथ सैयद अमजद शाह साहब हैं। ये साफ़ी भी हैं, राइटर भी हैं, शायर भी हैं और जाने पहचाने जाते हैं और बड़ी गहरी नज़र भी है, बड़ी अच्छी सोच और जो माशरे की तब्दीलियाँ हैं उस पर ये नज़र रखते हैं। शाह जी, बात करेंगे पाकिस्तान की सूरत हाल तो हर आपके सामने ही है। वहाँ हम क्या बात करें, वहाँ तो आए रोज़ कुछ न कुछ नया ड्रामा होता है। आज़ाद कश्मीर की जो कानून साज असम्बली है, इसको बेस कैंप भी कहा जाता है और इस असम्बली का बुनियादी मकसद अवामी हकूक़ के साथ साथ तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है उस पर भी काम करना है। लेकिन ये भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान की उस रवायत पे चल निकली है कि अदम एतमाद, एक को हटाया दूसरा, दूसरे को हटाया दूसरा। क़य्यूम नियाज़ी साहब वो भी आपके सामने हैं कि किस तरह से वो आए और फिर कैसे गए। और अभी सिद्धार्थ तनवीलिया साहब जो हल्का वस्ती बाग हमारे हल्के से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जीतने के बाद वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए, अपने ही साथी को हटाकर खुद आए। तो हल्के में उन्होंने क्या किया, ये बात की बात है। लेकिन इस पे आप क्या कहेंगे कि उनके ख़िलाफ़ जो बाज़गश्त चल रही है कि अदम एतमाद उनके ख़िलाफ़ पेश की जाएगी या अंदरूने खाना एक लावा पक रहा है और कुछ ताकतवर सियासतदान या उनके अपने ही साथी उनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जनाब इकबाल जंजू साहब, आपने एक इंतहाई अहम मौजू को लेके मुझे दावत दी है। बुनियादी तौर पे आज़ाद कश्मीर, जिसे आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर के नाम से जाना जाता रहा, ये पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम एक ऐसा ख़ित्ता था कि जहाँ के बारे में शुरू में यहाँ के जो लोग थे, उनका जो सियासी रहनुमा थे, उनका ये ख़्याल था कि यहाँ से होके हम रियासत के जो बकिया हिस्से हैं उनकी आज़ादी के लिए भी जदोजहद करेंगे और इसीलिए इसको बेस कैंप का नाम दिया गया। ठीक। लेकिन बदकिस्मती से ये ख़ित्ता शुरू से ही जो इस खित्ते के आवाम हैं उनके लिए तो ये कोई ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं हुआ। लेकिन हमारे यहाँ के जो सियासी रहनुमा थे उन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर के नाम पे और इसी तरह से तहरीक इल्हाक़ पाकिस्तान के हवाले से बातचीत करके जो मामूली तर्ज के लोग थे उन्होंने बेताशा जो है वो दौलत के अंबार लगाए। बड़ी लग्जरीज़ किस्म की उनकी गाड़ियाँ, लग्जरी लाइफस्टाइल और ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ के लोगों की जो सियासी हुकूक थे वो गसब करके वो जो है वो असम्बलियों में जाते रहे, वो बड़े ओहदे हासिल करते रहे। आवाम की हालत तो इर्तिकाई मराइल के मुताबिक थोड़ी बहुती जो है वो जो बदली है, जिसमें ज़्यादातर किरदार जो है वो हमारे इंसान का अपना है, उसका भी है। और दूसरा जो हमारे ज़्यादातर लोग जो है वो अब्राड गए हैं, ख़ुसूसन जो है वो अरब में या यूरोप में, उनकी वजह से जो है वो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में और बाकी चीज़ों में आपको बेहतरी नज़र आ रही है। बाकी अगर आप देखें तो इंसानी हुकूक के हवाले से आज भी यहाँ पे जो है वो सूरत हाल को बहुत ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ जिस तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ वो ये है कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि सियासी हालात जो है वो आज़ाद कश्मीर बराए रास्त मुतासर है पाकिस्तान से। अब वहाँ पे जिस गवर्नमेंट की जिस पार्टी की हुकूमत होती है उसी का जो है वो रिहर्सल जो है वो यहाँ आज़ाद कश्मीर में खेला जाता है। अभी आपने गुज़श्ता इलेक्शन में देखा कि पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत थी, वो कि आज़ाद कश्मीर में उस तरह से पीटीआई का माहौल नहीं भी था। लेकिन जब इनको पता था कि ऊपर जो है वो पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत है, तो आपने यहाँ पे भी देखा कि पूरे आज़ाद कश्मीर में जो लोगों के पहले से अंदाजे थे वो सारे गलत साबित हुए और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि वहाँ तो उसकी हुकूमत है, लिहाजा जो है वो अक्सरीती बुनियादों पर वो हुकूमत में आ। अब यूँ ही वो आए तो साथ ही जो है वो पाकिस्तान में तब्दीली की एक जो है वो लहर चल पड़ी। वहाँ की हुकूमत जो है वो, आपको पता है कि वहाँ पे पीडीएम की हुकूमत आ गई। तो अब वहाँ का जो रिहर्सल यहाँ पे भी करना चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी जिस तरह से पाकिस्तान में जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ और बाकी जगहों पे तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश हुई है, जिसके नतीजे में हुकूमत तब्दील हुई है। तो अब यहाँ पे भी यही चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, लोगों में बेचैनी मौजूद है, जैसे पाकिस्तान में मौजूद थी
महंगाई का एक अफरीक था, लोग उससे जान छुड़ाना चाह रहे थे, लोगों का अपने घर का चूल्हा जो है वो जलाना मुश्किल हो चुका हुआ है, तालीम जो है वो बहुत महंगी जो है वो हो चुकी हुई है, लोगों को अपने बच्चों को जो है वो कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे में वो ऐसे ही जो है वो हाथ पाँव मार रहे हैं कि कहीं शायद जो है वो इनसे कोई बेहतर दूसरा आ जाए। लेकिन अभी हमारा PDM का जो है नून लीग की जो हुकूमत मरकज़ में आई है या बाकी जो हुकूमत आई है, तो उनको भी देख के लोगों के जहन में यही आया कि ये भी जो है वो हमारा कोई इनके पास भी हमारे गमों का कोई इलाज नहीं है। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी महंगाई से तंग आए हुए अवाम ये चाहते हैं कि कोई ना कोई तब्दीली आनी चाहिए। ठीक। तो उस तब्दीली के हवाले से लोगों के अंदर तो एक बेचैनी पाई जाती है, लेकिन ये ज़्यादा बेचैनी उन लोगों में पाई जाती है कि जो किसी न किसी हवाले से जो है वो जीत की असम्बलियों में पहुंच चुके हैं, लेकिन उनको कोई बेहतर वजारत नहीं मिली, या जो है वो जो जीत के अपोजिशन वाले जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं, लेकिन उनको जाहिर है वो सिर्फ अपने हल्के के MLA के जो फंड मिल रहे हैं। तो वो ये चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान में तब्दीली आई है तो PDM हुकूमत में आ गई है, तो ऐसे ही यहाँ पे नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल के तहरीक इंसाफ के उन लोगों को साथ मिलाएं कि जिन्हें किसी वजह से आईनी तकाज़ों की वजह से बेहतर वजारत में एडजस्ट नहीं किया गया, तो उनको साथ मिला के वो यहाँ पे जो है वो तहरीक अदमात पेश करें और कोई नया जो है वो सेटअप लेके आए। वैसे शाह जी कश्मीर में तो महंगाई की जो बात है वो ये हुकूमत चाहे तब्दील हो या ना हो, महंगाई पे ये कोई वो नहीं कर सकती, क्योंकि महंगाई महल में हम डायरेक्ट कनेक्ट हैं पाकिस्तान से और वहाँ से मुतासर होते हैं और महंगाई वहाँ से होती है। लेकिन बैरिस्टर साहब ने मीरपुर में एक जलसा किया या कॉर्नर मीटिंग की या अपने कारकुनों से या आवाम से खिताब किया और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बहुत बड़ी करप्शन हो रही है और इस करप्शन को हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और जिन माशरों में जिन जगहों पे करप्शन होती है वहाँ तरक्की नहीं हो सकती। महल ये उन्होंने बेस बनाई है मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ हल्का सा स्टांस देने की। और दूसरी तरफ तनवीर इलियास साहब ने ये कहा जी कि नहीं बैरिस्टर साहब मेरे बड़े भाई हैं तो वो हमारे साथ हैं, कभी ख़िलाफ़ नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये कि अगर मैं ज़ाती तौर पर ये कहता हूँ कि ये जो अदम एतमाद का खेल खेला जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। इस तरह से एक रवायत चल निकलती है और आने वाले वक्त में उन लोगों के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद हो सकता है जो आज कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि जो हुकूमत आई है उसको 5 साल जो अपने टेन्योर पूरा करने दिया जाए, उसके बाद अगर उसने करप्शन की है, 2 नंबरी की है, जो भी कुछ फ्रॉड किया है उसके ख़िलाफ़ मुकदमात करके उसे केस किए जाएं। लेकिन आप क्या कहते हैं कि ये पेश होगी अदम एतमाद? और तनवीर इलियास क्या उनके अंदर इतनी पसली है, इतनी उनका वर्थ है उनकी कि वो आसानी से इसको नाकाम कर पाएंगे, या फिर ग्रुप बनेगा, फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और ये उनके कामयाब हो जाएगी? ये आप अपने तज़किये में क्या कहते हैं इसको? देखिए ये कोई बहुत आसान जो है वो याई की तरह का सवाल नहीं है कि जिसको मैं सीधी तरह से कहूँगी ऐसे होगा। बुनियादी तौर पे इसके कई पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि हमारे पाकिस्तान में सियासी रवायत को जानबूझ करके कुछ हल्के मुस्तहकम नहीं होने देना चाहिए। ठीक। वो हर हालत में इक़्तिदार की बागडोर अपने हाथ में रखना चाहते। ठीक। लिहाजा वो कोई अपोजिशन वाले चाहें या ना चाहें वो किसी हुकूमती पार्टी को भी इतना इस्तेहकाम नहीं देना चाहते कि यहाँ पे सियासी रवायत मजबूत हो। सही। चनांचे अगर जो है वो अपोजिशन वाले ना भी चाह रहे हों तो उनकी कोई ना कोई कमज़ोरी चूँकि उन हल्कों के पास होती है, सही, तो वो फिर उनसे ये कहते हैं कि अरे जी आप आगे आएँ, लोग जो है लोगों में बड़ा जो है वो बेचैनी पाई जा रही है और आपकी सूरत में उनको एक बेहतर मुतबादल मिलेगा, लोगों को रिलीफ मिलेगा। लिहाजा जो है वो उनको जब वो ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं तो फिर उनमें भी जान आ जाती है और वो आगे बढ़ते हैं। डोर कहीं से हिल रही है, डोर कहीं से हिल रही है, बिल्कुल कठपुतलियाँ जो है वो इस तरह से। अब जो क्योंकि बैरिस्टर साहब जो हैं वो आपको पता है कि पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं, 1996 से लेकर 2001 तक वो आज़ाद कश्मीर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म जो है वो रहे हैं। उस वक्त वो पीपल्स पार्टी के भी सदर थे तो वज़ीर आज़म भी रहे हैं, मंजे हुए सियासतदान थे। और उनका ये था कि इस बार जो है वो इलेक्शन में PTI क्योंकि पाकिस्तान में है तो इनकी जो है वो जीत होगी और उस जीत के नतीजे में वो वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन हुआ ये कि बैरिस्टर साहब से भी कुछ जो हल्के हैं वो इतने ज़्यादा कोई खुश नहीं थे, चनाचे जो है वो उनको कॉर्नर किया गया और उसके बाद जो है वो
कय्यूम न्याजी साहब जैसे, जो कि अपने आप को बस एक हल्के तक की जो थी या छोटी मोटी को वजारत मिल जाए उसी पे काने होके सबर शुक्र करने वाले थे, पहले मरहले में उनको सामने लाया जाए। दूसरी तरफ जो है वो आपको पता है कि जैसे हमारे बस्ती हल्के में तनवीर इलियास साहब जो है वो बड़े ज़ोरों शोरों से लाए गए और फिर उनको जो है वो जितवाया भी गया इसी बेस पे कि इनको वजारत इज़्मा भी दी जाएगी। फिर हेलीकॉप्टरों के दौरे और पहले 3 हल्कों से मैं लड़ूंगा और सब लोग जो है वो फलां फलां, और फिर आखिर में एक ही हल्के से जो है वो लड़े। और बदकिस्मती आप ये देखें कि जिस हल्के से वो लड़ के गए अभी 1 साल मुकम्मल होने वाला है और फिर वजारत इज़्मा को भी उनकी तकरीबन 5-6 महीने जो है वो हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान में वो सिवाय 1-2 जो है वो फोतगियों के कोई किसी बड़े प्रोग्राम में आके बाग के लिए जिस हल्के से वो जीत के गए हैं उस हल्के के अवाम को कोई भी जो है वो तरक्याती पैकेज या उनसे मिलने की हद तक की जो है वो कोई उन्होंने प्रोग्राम नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं दिया। अब जो, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि बैरिस्टर सुल्तान साहब जो है वो पुराने मंजे हुए सियासी कारकुन हैं, उन्होंने अपने जो मुख्तलिफ हल्कों में जो उनके ख़ास कारकुन हैं या उनके जो MLAs हैं या जो वज़ीर हैं उनको बेहतर अकोमोडेट करने के लिए उनके पास जो है वो तुरुप के पत्ते थे। अब वो उनको हिलाते रहते हैं। बुनियादी मकसद उनका ये नहीं था कि वो कोई मतलब करप्शन जो उन्होंने बात की है वो बुनियादी तौर पर अपने दोस्तों की अकोमोडेशन है। तो इस हवाले से इसको डंडे इस तरफ मिलाना कि वो जो है वो किसी हवाले से तहरीक अदम अतमाद का हिस्सा बनेंगे, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात होगी। अलबत्ता दूसरी तरफ नून लीग या पीपल्स पार्टी के अंदर ये हो सकता है और ये ख्वाहिश उनकी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे यहाँ की जो सियासत है इसका जो है वो जो गोल होता है अल्टीमेटली वो इक़्तिदार ही होता है। तो वो इक़्तिदार के लिए उनकी ख्वाहिश भी है, वो उसके लिए जद्दोजहद भी करेंगे और करनी भी चाहिए, तो ये उनका हक़ है। लेकिन मैं नहीं समझता कि बैरिस्टर साहब का जो बयान है वो इस हवाले से कोई ज़्यादा सीरियस है कि वो जो है वो तनवीर इलियास को हटा कर के नून लीग के साथ हो पीपल्स पार्टी के साथ मिल के कोई नई हुकूमत की। सही है। आप शायद जी आपका कहने का मतलब कि जिस तरह से पाकिस्तान में कश्मीर में भी जो सियासतदान है इनकी डोरें कहीं और से हिल रही होती है, इनको इंस्ट्रक्शन कहीं और से आ रही होती है, इनको पीछे जो स्क्रिप्ट है उसका डायरेक्टर कहीं और बैठा होता है, ये यहाँ पे एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से अभी तक कुछ फाइनल नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जो चिंगारी है ये किसी वक्त भी शोला बन सकती है और शायद चलते चलते उस तरह से निकल जाए। क्योंकि देखिए ये बात भी अपनी जगह पे दुरुस्त है। देखें आइनी तौर पे आज़ाद कश्मीर में जो है वो कुछ मखसूस 17-18 लोग हैं जिनको आप जो है वो एक वक्त में अकोमोडेट कर सकते हैं मुख्तलिफ ओहदों पे हुकूमत में। ये आइनी तौर पे जो है वो राजा फारूक हैदर साहब ने आइन में दर्ज करवाया। सही। अब जो बाकी ओवरऑल जो है वो अगर आप देखें तो इनके पास जो है वो कोई 30-32 सीटें अगर जो बन रही हैं जो हुकूमत के पास, ठीक है, जिनमें खसूसी नशिस्तों समेत है, तो फिर इन सब को मिला करके आपने 17 लोगों को अकोमोडेट किया, तो बाकी जो पीछे 15-16-17 लोग रहते हैं जो अकोमोडेट नहीं हुए तो उनको तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है कि हम आपको बेहतर अकोमोडेट करेंगे, और वो कोई जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के तो वो इनके साथ जो वो खड़े हो सकते हैं। ये सामने की बात सही है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल, सियासी सूरत हाल है, वक्त के साथ साथ शायद से अपडेट लेते रहेंगे और जो भी सूरत हाल बनती रहेगी कानून साज असम्बली की अदम एतमाद के हवाले से, सियासी जमातों के हवाले से, अपोजिशन के हवाले से, या मौजूदा जो हमारे वज़ीर आज़म हैं सरदार तनवीर इलियास साहब ये क्या डेवलपमेंट कर पाते हैं, इस हवाले से इंशाअल्लाह आपको अपडेट रखेंगे। अगली वीडियो तक, नेक्स्ट प्रोग्राम तक इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।